पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के आंकड़े चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में न सिर्फ रिकॉर्ड नए मामले आए हैं बल्कि रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2,95,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। वहीं 2023 मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सांसों का संकट झेल रहा है और ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। दिल्ली के कई अस्पताल हैं जहां महज चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है। वहीं इन सब के बीच महाराष्ट्र में अब और कड़े प्रतिबंध लगाने की आहट है। खबर है कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है क्योंकि रिकॉर्ड 63,000 मामले वहां पर आ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ गए हैं, मेदांता अस्पताल के एमडी हैं। डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों? क्या प्लानिंग में हम फेल हो गए? क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में 9,294 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की है, आखिर क्यों? क्या हम खतरे को भांप नहीं पाए? देखो, जो एक्सपोर्ट हुई उसका तो आज के ऊपर कोई असर नहीं है। ये बात सही है कि जो डिमांड जो है वो इतनी एक्सट्रीम हो गई है कि अब इन कंट्री में जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें ये देखना है कि उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी जाए कि किसी भी एक पेशेंट को या एक किसी लाइफ को नुकसान ना पहुंचे। अब जो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक आप देखेंगे कि नॉर्मली जो एक तो हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाले यूज करते हैं ऑक्सीजन, दूसरा इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। इंडस्ट्री वालों में स्टील प्लांट्स, जो बड़े स्टील प्लांट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है। तो ये अपील करी गई सब इंडस्ट्रियलिस्ट को, सब स्टील प्लांट्स वालों को कि क्योंकि ये इतनी लाइफ सेविंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, आप पूरी अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज डाइवर्ट कर दो, हॉस्पिटल्स को मिलनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसके अंदर लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्ट करनी है, क्योंकि जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है स्पेशल ट्रक्स में और कंटेनर्स में। तो सब कुछ अनलीश कर दिया गया है। अगर जो हम जुडिशियसली ऑक्सीजन को यूज करें, उसकी वेस्टेज, जैसे मैं आप पब्लिक को बताना चाहूंगा कि हम क्या नोटिस करते हैं कि एक पेशेंट 5-10 लीटर पर मिनट के ऊपर अपने मास्क पे लगा हुआ है, तो जब वो हम जाते हैं कभी देखने पेशेंट को, तो उनका मास्क बेड पे पड़ा हुआ है, उनकी ऑक्सीजनेशन ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको जरूरत नहीं है और नहीं यूज कर रहे, उस टाइम आप नर्स को बताएं कि भाई इसको बंद कर दो क्योंकि ये वेस्ट हो रही है। तो हर एक बंदा, अगर जो नागरिक को ये पता लग जाए कि ऑक्सीजन की जो इस्तेमाल है जुडिशियसली करना है, वो एक तो वो हेल्प हो जाएगी। दूसरी, जो इंडस्ट्री डाइवर्ट करेगी, वो इंडस्ट्री को डाइवर्ट करना शुरू कर दे, हर स्टील प्लांट से आना शुरू हो जाए। और अगर जो जरूरत होगी तो स्टील इंडस्ट्री ने ये बोला है कि हम अपने प्लांट्स बंद कर देंगे 2-4-6 हफ्ते के लिए, अगर जो ऐसी लाइफ सेविंग की बात आती है। तो तीसरी बात है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूएई से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी है लिक्विड ऑक्सीजन। तो मेरे को ये विश्वास है कि अगर जो ये हम सब मिलके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फेयरली करें और जहां जरूरत है वहां पहुंचाएं और उसकी यूसेज जुडिशियसली हो, डॉक्टर्स भी अपनी किसी ध्यान रखें कि कहीं ऑक्सीजन वेस्ट नहीं हो रही, और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करे और जरूरत है तो जैसे इंपोर्ट करते जाएं तो हम लाइफ को बचा सकते हैं। डॉक्टर त्रेहन, मेरा ये सवाल जरूर है, क्राइसिस के किसी को नहीं पता था कि आंकड़े इतनी तेजी से चढ़ जाएंगे। हमें तो कुछ यही तो सवाल है ना डॉक्टर त्रेहन। सोचते थे कि जैसे पहले 1 लाख हुआ था वही होगा, अब तो 3 लाख से ऊपर। डॉक्टर त्रेहन, सवाल यही है ना डॉक्टर त्रेहन, सवाल यही है ना कि ये खतरा आज नहीं है, ये तो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। हमने अमेरिका का उदाहरण देखा, हमने इटली का उदाहरण देखा कि ये तो मल्टीपल होता है। जब ये 1 महीने से केसेस बढ़ने लगे थे तो अचानक पिछले 24 घंटे 48 घंटे में अगर आम आदमी बिना ऑक्सीजन के मर रहा है तो अब आप करते रहिए इंतजाम, आप करते रहिए एक्सपोर्ट। जिसके घर का जाना था वो तो चला गया ना डॉक्टर त्रेहन। तो जवाबदेही, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। बतौर डॉक्टर मेरी आपसे ये उम्मीद है कि
कि आप जिनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर सवाल जरूर खड़े करें। नहीं, अगर हाँ, ये तो देखो, हम तो दिन रात गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड भी कर रही है। ऐसी बात नहीं है। ये जो आप बातें कर रहे हो कि ये तो पॉलिटिकल बातों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, ना मुझे कोई नॉलेज है। हम तो पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं और हमारा ये फर्ज है कि पेशेंट्स की हिफाजत होनी चाहिए और एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। ये तो पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कैसे किया जाए। जब ये अगर आप कह रहे हो विदेशों में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है कि लोगों ने जो लोग, पर ये तो अच्छी बात हिंदुस्तान में, मैं आपको एक बात बताऊं, आप समझ लो प्लीज। यूके ने बोला कि अगर जो 80 साल से ऊपर की उम्र का बंदा है उसको हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, आप घर जाओ, चले गए तो चले गए ऊपर। अमेरिका ने भी यही किया कि भाई आप एज के साथ उनकी ट्रियाज किया कि भाई अगर जो बहुत मोटे लोग हैं तो उनकी बाद में ट्रीटमेंट होगी, यंग की ज्यादा पहले होगी। तीसरी बात, आप इटली में देखें, इटली ने सेम किया, पर हिंदुस्तान ने नहीं किया। ये अच्छी बात है। हम सब डॉक्टर्स और सारी गवर्नमेंट और सारे पब्लिक ने मिलकर ये कहा है कि किसी के अगेंस्ट, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कुछ भी कोमॉर्बिडिटी हो, उनकी हिफाजत करनी है। ठीक है, हम कर रहे हैं। अब सप्लाईज आ रही है, अभी तक तो है हमारे पास। कहीं कहीं जगह जहाँ हॉटस्पॉट है वो अपना इंतजाम उनका भी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है डॉक्टर। पर ये बात है कि इसमें ये लंबी लड़ाई है। आपका कहना ठीक है कि ये आनी थी, किसी को नहीं पता था कि कितनी रफ्तार से आएगी। और हमें तैयारी करनी चाहिए कि पब्लिक अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ये मत कहें कि लापरवाही हम करेंगे और संभालेंगे डॉक्टर और गवर्नमेंट, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर तिरहन, एक तो पब्लिक को क्लियर मैसेज है। डॉक्टर तिरहन, मेरा सवाल अब इससे इतर ये है कि ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, सारी फैमिलीज को लपेट रही है। जी डॉक्टर तिरहन, ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। एम्स में रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में या कई अस्पतालों में, प्राइवेट और सरकारी में इस समय नहीं बांटना चाहूंगी सिस्टम को, रेमडेसिविर का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है, 20-20 हजार का वो इंजेक्शन मिल रहा है। ये जो कंफ्यूजन है इलाज को लेकर, ये क्यों है? क्या कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऐसी नहीं है जिससे हर अस्पताल उस पर प्रोटोकॉल पे काम करे? हाँ, ये बात ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमें कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल उचित तरीके से होना चाहिए। अब लोगों ने ये दिमाग में आ गया कि रेमडेसिविर को रामबाण है कि जिसको लग जाएगी वो ठीक हो जाएगा। ये सही नहीं है। रेमडेसिविर उन्हीं को दी जाए जिनके अंदर वायरल लोड ज्यादा है। इसका एक ही पर्पस है कि अगर जो आपके ब्लड टेस्ट और आपके और टेस्ट से ये पता लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वायरल लोड आया है, तो रेमडेसिविर का लगाना उचित है। हर एक आज के दिन क्या हो गया है कि बहुत पैनिक फैल गया है, पब्लिक डर गई है। अब इस डर को हमें 3 तरीकों में बांटना है। एक ये है कि हर एक आदमी जिसको माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। उनकी घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है और उनकी मॉनिटरिंग भी, जिसको हम होम क्वारंटीन प्रोग्राम कहते हैं, उसकी प्रोटोकॉल हमारे जैसे मेदांता से भी है। हमारे पास सैकड़ों लोग हैं जिनको हम होम क्योर से कर रहे हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट, जैसे हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज बना रखी है, जो हमने होटल्स को कन्वर्ट किया है कि जिनको इंट्रावीनस दवाइयों की जरूरत नहीं है और पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, या उनके पास घर पे आइसोलेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वो इस फैसिलिटीज में हैं और उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, सो दैट उनको ये सिक्योरिटी लगे कि अगर जो उनको तकलीफ होगी तो हम उनको हॉस्पिटल में उसी टाइम पे ले आएंगे। तो तीसरा है, जिनको हॉस्पिटल में होने की जरूरत है प्रोटोकॉल के हिसाब से, उनको हॉस्पिटल बेड की जरूरत है तो उनको देनी चाहिए। अब ये सब कहते हुए ये आपको समझ आ जाए कि जितने भी बेड्स हैं वो फुल हैं आज, जहां जहां ज्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र में, पर हमें और कैपेसिटी बनानी है। गवर्नमेंट से भी ये आग्रह है कि जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स बनते हैं, जैसे DRDO और आर्मी बनाती है, वैसे ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं,
ऑक्सीजन प्लांट्स के पास बनाए जाएं कि ऑक्सीजन की उपलब्धि भी हो, और जो रूरल एरिया में लोग बीमार हो रहे हैं या सिटीज में भी हो रही है, उनको भी वहां अकोमोडेट कर लिया जाए। डॉक्टर तो तिरन, वॉर एक फुटिंग पे हमें काम करना है, बट इसमें 3 काम है। हाँ। एक, पब्लिक का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर 100% करना है। दूसरी बात सुनिए आप जी, कि हम जो डॉक्टर लोग हैं, पैरामेडिकल पर्सनल हैं, फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो 1 साल से लड़ रहे हैं, अभी भी उनका हौसला बुलंद करना है, उनको पूरी सपोर्ट देनी है। तीसरा, वैक्सीनेशन को जितना हम एक्सेलरेट कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक चीज है जिससे अगर जो वैक्सीनेशन के बाद भी 5-10% को होगा, वो बहुत माइल्ड होगा, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ बिस्तर वाले जो है हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, बिस्तर, गद्दे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब आप रातों रात अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो तो आप रातों रात पैदा नहीं कर सकते, वो तो लिमिटेड संख्या ही है। तो अब क्या इस पैंडेमिक को देखते हुए, हमें सबक लेते हुए आगे के लिए अपने मेडिकल कॉलेजेस, अपना इस तरीके के स्टाफ को बढ़ाना के ऊपर रणनीति पर काम अभी से, आज ही से शुरू कर देना चाहिए? उसका बिल्कुल, हमने ये गवर्नमेंट को सुझाव दिया है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये सुझाव दिया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं MBBS के, जिनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उनको इमरजेंसी परमिशन दी जाए कि वो कोविड में काम कर सकते हैं 1 साल, और उनको उसकी वजह से कोई ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएंगे जब उनका एग्जाम आएगा, और गवर्नमेंट उनको प्रायोरिटी देगी जॉब्स के लिए। ऐसा ही हमने नर्सेस के लिए भी बोला है कि जो फाइनल ईयर नर्सेस हैं, उनका जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, वो फुली ट्रेंड है, हम उनको अपनी निगरानी में ट्रेनिंग और देंगे, तो ये रिलीज हो जाएगा। आज ही हम चिट्ठी लिख रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशन मिलके सारे गवर्नमेंट को, आज शाम तक चिट्ठी चली जाएगी। बड़ी तसल्ली मिल रही है डॉक्टर तिरन आपकी इस बात को सुनकर। मेरा अगला सवाल जो है वो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर है कि इससे फायदा हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर तिरन, प्लाज्मा थेरेपी बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग, कुछ जो मरीज हैं, उनके घर वाले ये मान रहे हैं कि प्लाज्मा मिल जाएगा अगर तो एक रामबाण हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और मैं ये इसलिए आपसे जिक्र कर रही हूं क्योंकि प्लाज्मा बेहद महंगे दामों पर मिल रहा है मरीजों को। तो क्या प्लाज्मा थेरेपी श्योर शॉट ऐसी थेरेपी है जिससे जीवन दान मिल सकता है मरीज को अगर उसकी स्थिति खराब है तो? हाँ, ये भी जब उसको उचित टाइम पे उचित पेशेंट के लिए यूज किया जाएगा तो वो यूजफुल होगा। इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है और लोगों को नहीं यूज करना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी ये प्रोटोकॉल बताई गई है कि अगर जो अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट होता है जिसकी एंटीबॉडीज बहुत कम है और वो वल्नरेबल पेशेंट है, जैसे उनकी कोमॉर्बिडिटीज है, एल्डरली है, उनके लिए प्लाज्मा देने से कुछ फायदा हो सकता है। वो रामबाण नहीं है पर हेल्प जरूर होती है। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत जुडिशियसली और बहुत उचित केसेस में इसको यूज करना चाहिए। इसका ऐसे पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं तो बता रहा हूं कि पब्लिक पैनिक में कई बातें ऐसी हैं, जिसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो सोचते हैं मैं अभी हॉस्पिटल जाना है। हर एक का CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। जिसके सिम्टम्स हैं हम डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए जिसको भी तकलीफ हुई है, जिसका RT-PCR पॉजिटिव आया है, वो पहला काम करे कि जो भी प्रोग्राम्स बने हुए हैं होम केयर के, उन डॉक्टरों से संपर्क करें, गाइडेंस लें, दवाइयां लें, और उनकी गाइडेंस में अगर जो कोई दवाई एक्स्ट्रा चाहिए या हॉस्पिटल में आना है तो उनकी गाइडेंस से करें। अगर जो आप अपने आप खुद घर में बैठे रहोगे 5-6 दिन, अगर जो बुखार हुआ फिर पैनिक शुरू हो जाता है, उसमें बहुत केओस हो जाता है। इसीलिए अगर जो पब्लिक भी ये बात समझ ले, गवर्नमेंट भी प्रोटोकॉल्स को और आगे बढ़ाए, और हम प्रचार करें कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इन सब को मिला के ये जंग को लड़ना है हमें एज ए नेशन।
ठीक है हर एक डॉक्टर आदमी त्रेहन, जो सड़क पे अब चढ़ता क्योंकि है, जो जमीन पे है या घर पे बैठा आपके है, चेहरे पर वो बतौर डॉक्टर एक देश को सोल्जर बहुत है आज की विश्वास है, लड़ाई में। मरीजों को बहुत ये विश्वास है। तो डॉक्टर दुश्मन दिखता तिरहन भी वो नहीं नाम है। है मेडिकल साइंस में। मैं ये चाहती हूं कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है, उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, किसको अस्पताल किस समय जाना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए, अगर आप शॉर्ट में हमें स्टेप वाइज बता दें तो जो मरीज हैं या जो लोग इस समय देख रहे हैं बीपी न्यूज को, उनके लिए बहुत मददगार होगा। देखो, जैसे जिसको हुआ, आपको पहले 5-6 दिन में अगर जो बुखार होता है, जो चला नहीं जाता पैरासीटामोल से या डोलो से जो दिया जा रहा है, और उनकी जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हम उसमें 4-5 दवाइयां भी देते हैं। वो टीवी पे तो नहीं समझना चाहिए क्योंकि लोग अपने आप ही यूज करना शुरू करेंगे, पर हम हर हॉस्पिटल में जी जैसे मैंने बोला, मेदांता में हमारा एक ऐप है, आप उसमें उस ऐप पे जाएंगे, मेदांता कोविड ऐप, उसके अंदर आपको इमीडिएटली 2-4 घंटे में टेलीफोन आ जाएगा, डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये आपको करना है, आपके सिम्टम, आपकी एज, आपकी कोमॉर्बिडिटीज देखते हुए ये उचित मेडिसिन हैं, ये आप शुरू कर दें। फिर उसका फॉलो अप होता है, जो होम क्वारंटीन प्रोग्राम में लिस्ट करेंगे उनके लिए होम क्वारंटीन प्रोग्राम होता है। ऐसी सुविधाएं तकरीबन सब हॉस्पिटल्स की हैं, गवर्नमेंट की हैं। अब गवर्नमेंट के भी जो है कॉल सेंटर्स, वहां से भी आपको ये सारी बात समझ आ सकती है। तो इसीलिए घबराए नहीं, या तो लोकल डॉक्टर की से आप गाइडेंस ले, या किसी जैसे मैंने बताया किसी हॉस्पिटल के ऐप से ले या गवर्नमेंट के ऐप से ले। ये आपको जरूर संपर्क करना है डॉक्टर के साथ कि क्या मेरे हिसाब से, और आज मैं बताऊं आपको कि ये प्रोटोकॉल मोस्टली सब डॉक्टर्स को आती है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लोग डोलो जब टैबलेट खा रहे हैं, किसी को 103 बुखार है तो वो 101 तक आ जा रहा है या 100 तक आ जा रहा है। इस पर जिन लोगों को बहुत जो कोविड के पेशेंट्स रहे, उनका कहना है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फीवर बिल्कुल नहीं उतरता है लेकिन कम हो रहा है, 5 घंटे बाद फिर आता है, आप फिर एक डोलो 650 खा लीजिए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या फौरन अस्पताल जाना चाहिए अगर बुखार नहीं उतर रहा है, 100 से नीचे नहीं जा रहा है या 101 से नीचे नहीं जा रहा है डोलो खाने के बाद भी? मैंने आपको यही बात बोली थी, और प्लीज ध्यान से सुने क्योंकि पब्लिक में कंफ्यूजन नहीं करना है। जी बिल्कुल ठीक। मैंने बोला है कि अगर जो आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, आप एक डॉक्टर से संपर्क करें, खुद अपनी ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है। क्योंकि अगर जो आप अपने आप को ट्रीट करोगे और नुकसान हुआ तो फिर बुरा होगा। इसीलिए सब डॉक्टर्स को ये पता है कि कैसे प्रोटोकॉल चलानी है, बट पब्लिक की जो पैनिक की वजह से कई बातें हो जाती हैं, उसको बिल्कुल शांत करना है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस लें। डॉक्टर है किस लिए? आपको एडवाइस देने के लिए। तो कई माध्यम हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन में भी हैं जो हाई एंड केयर करते हैं। हमारे सबके आज हमारे पास 1000 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे होम क्वारंटीन प्रोग्राम में हैं। तो इसीलिए हर एक डॉक्टर, हर एक हॉस्पिटल इस मैदान में उतरा हुआ है और हेल्प करेगा पब्लिक की। ठीक है डॉक्टर तिरहन, वैक्सीन को लेकर भी अब ये सरकार ने कह दिया है कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को, हर वयस्क को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन फिर सवाल वही है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीन खत्म हो जा रही है। मेदांता की अगर मैं बात करूं तो क्या तैयारी है? क्या आपके यहाँ बिल्कुल जो वैक्सीन है वो सुचारू रूप से लग रही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं? देखो, सप्लाईज आती हैं, कल के लिए जो लगने हैं 1000-2000 लोगों को, वो शाम तक मिल जाती हैं। ये अभी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, ये प्रोडक्शन डबल हो जाएगी आने वाले 3-4 हफ्ते में। इसीलिए ये देखते हुए कि युवाओं को, बच्चों को भी ये वायरस लग रहा है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ली कि इसको खोल दिया जाए कि जिसको मिल सकता है, और आने वाले टाइम में एक सिस्टमैटिकली ये मिल जाएगी लोगों को। आप ये देखेंगे
कि अमेरिका जैसी कंट्री में भी अपॉइंटमेंट मिलती है 2-4 हफ्ते बाद। तो हम अगर जो इस सिस्टम में चलेंगे तो ये जरूरी है कि जो लोगों को पहले, जैसे अब 45 साल से ऊपर के लोगों को मोस्टली लग जाएगी बाय 1 मई। जिनको हमने बोला है, जिनको हेजिटेंसी नहीं है, और हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप आओ अपनी वैक्सीन लगवाओ जल्दी से जल्दी। फिर 1 मई के बाद जो बड़ी तादाद में खुल जाएगा ये, पर हमारे पास सप्लाईज भी बढ़ रही हैं, तो ये टाइम लगेगा मैच करने का, थोड़ा सा मिसमैच होगा मेरा ख्याल पहले 2-4 हफ्ते में, पर लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी कि भाई आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद आ जाएंगे तो आपकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। जो पीक की बात की जा रही है, क्योंकि आप लगातार कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है मेदांता अस्पताल, जो और देशों का हम उदाहरण देखें तो उसमें पहले ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर डाउन होता है। क्या इस समय भारत में ये जो आंकड़ा है ये पीक है, अब हम डाउन होने की तरफ है, या अभी आने वाले दिनों में ये अभी बढ़ सकता है? जो पुराना अनुभव है उसके आधार पर मैं जवाब चाहती हूँ। देखो, ये पुराना अनुभव एक ट्रेंड होता है, पर लोकल सर्कमस्टांसेस भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये देखोगे कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से ये ऊपर गया है लास्ट 4-6 हफ्ते में, वो रफ्तार जो है वो पिछली पीक से 3 गुना ज्यादा स्पीड पे गई है। अभी हमारे कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुए, अभी और भी सारे जो ये रामादान खत्म नहीं हुआ, लोगों ने शादियां वादियां शुरू कर दी थी बड़ी बड़ी, वो तो बंद हो गई हैं। तो इसका जो डाउनवर्ड इफेक्ट होगा डाउन स्ट्रीम, उसमें 2-3 महीने लगेंगे। मुझे लगता है ये पीक बढ़ती जाएगी, 4-5 लाख तक भी जा सकती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते नीचे आनी शुरू होगी। पर इसका एक और वार्निंग है, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि ये अगर जो आप पेंडेमिक हुआ था जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं 100 साल पहले, उसकी भी 3 वेव्स थी और उसका भी यही पैटर्न था जो आज हम देख रहे हैं दूसरी वेव में, और दुनिया में भी यही पैटर्न है। सो हमें उससे सीखना है। ठीक है, हमारी तैयारी हर चौकन्ना रहना है, पब्लिक को भी, गवर्नमेंट को भी, और डॉक्टरों को, और मेडिकल फ्रेटर्निटी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी। ये अगर जो तैयारी हम रखेंगे तो ये पक्की बात है कि हम ये जंग जीतेंगे, पर इसमें अभी 3-4-5 महीने लगेंगे, और 1 साल तक मुझे ये विश्वास है कि हमें मास्क पहनना पड़ेगा। तो हर एक को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मुझे मास्क पहनना पड़ रहा है। ये मास्क आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी कम्युनिटी और कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए। तो आप पर्सनल लॉकडाउन में रहे। आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, हमारे साथ ये अहम जानकारी साझा की, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से एहतियात बरतना है, पैनिक में नहीं आना है, और अगर कोविड पॉजिटिव आप होते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।